हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी सारे सेक्शन, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 हम पढ़ते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट का क्या नाम दिया गया है, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, एक्सटेंड मतलब ये कहाँ कहाँ पे लागू हो सकता है, तो ये पूरा होल ऑफ इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर वाला था 2019 के अंदर हट गया। ठीक है, ये पूरा इंडिया के ऊपर लागू हो सकता है। और कमेंसमेंट मतलब कब कमेंस हुआ है, तो इसका मतलब इट शैल कम इनटू फोर्स इन स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में। जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस स्टेट में तब आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में और अपॉइंट करेगी डिफरेंट डेट्स जो होगी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। मतलब हर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डेट से वो अलग अलग टाइम पे इसको लाया है। ठीक है, हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं, डेफिनेशंस। इसमें बोलता है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस एक्ट के थ्रू में इसमें क्या क्या दे रखी है, जो फर्स्ट है कोड मतलब मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो सीआरपीसी है। उस टाइम 1898 था, और इस टाइम में जो 1973 उस हिसाब से यूज होगी, तो भी जो सीआरपीसी 1973 है आप उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोड जहां पे भी कोड वर्ड आता है वो सीआरपीसी के ऊपर ही बोला गया है। ठीक है, फिर है सेकंड है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है, मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर। मतलब किसी को भी अगर अपॉइंट किया एज ए प्रोबेशन ऑफिसर उसे हम प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। और रिकॉग्नाइज एज सच अंडर सेक्शन 13। जो सेक्शन 13 है उसके अंदर जो डेफिनेशन देखिए जिसको बोला गया ना उन लोगों को हम प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। ठीक है, और थर्ड है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब होता है मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बनाए गए हैं ना उसको प्रिस्क्राइब करना है हमें। ठीक है, और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो है वो यूज तो कर रखे हैं इस एक्ट के अंदर, पर इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं कर रखे। उन्हें कहाँ डिफाइन किया गया, सीआरपीसी 1973 के अंदर डिफाइन कर रखा है। शैल हैव द मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट कोड। और जो भी मीनिंग्स दे रखी है उसके अंदर असाइन कर रखी है, आप उसके हिसाब से इसके अंदर प्रिस्क्राइब करके प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कोड जहाँ भी वर्ड आता है तो आपको सीआरपीसी को देखना है। ठीक है, हम सेक्शन 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर्स बताता है कोर्ट की, तो ये बोल रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। मतलब कि कोर्ट के पास पावर है कि रिलीज कर सकते हैं उन ऑफेंडर्स को आफ्टर एडमोनिशन। मतलब क्या होता है कि आप चेतावनी देकर डांट फटका लगाकर आप उन्हें छोड़ सकते हैं। मतलब उसके लिए पनिशमेंट देना, इम्प्रिजमेंट देना ये जरूरी नहीं है। आप पहला ये स्टेज रखना है एडमोनिशन का। ठीक है, अब है व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 420। मतलब ये बोल रहा है कोई भी पर्सन अगर वो गिल्टी पाया जाता है, कोई भी ऑफेंस कमिट किया उसने जो कि पनिशेबल है, कौन से सेक्शन के अंदर, 379, 380 थेफ्ट की पनिशमेंट, और ये सब जो आता है 380, 381, 404, 420 आईपीसी के 1860 जो आईपीसी है उसके अंदर ये जो सेक्शन अगर इसके रिगार्डिंग जो भी है अगर वो पनिशेबल है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है इनमें से किसी का, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, और कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जिसकी इम्प्रिजनमेंट जो है 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और विथ फाइन, अगर उसके अंदर फाइन भी हो चलेगा और विथ बोथ दोनों चलेगा, अंडर द इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अंदर, या फिर और एनी अदर लॉ, और कोई भी अलग लॉ है उसके अंदर 2 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए तो उसके ऊपर ये लागू होगा। एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन जो है उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, और जो कोर्ट है उस पर्सन को गिल्टी फाउंड करता है, इज ऑफ ओपिनियन, उसका ये ओपिनियन होता है हैव इन रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के सर्कमस्टांसेस देखकर इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं जो नेचर उसने ऑफेंस जो किया है उसका नेचर कैसा है, और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर कैरेक्टर कैसा, मतलब हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, मतलब उससे कभी गलती से हो गया हो, ऐसे पहला ऑफेंस है तो उसका कैरेक्टर देखेंगे ऑफेंडर का कि वो कैसा है। ठीक है, इट इज एक्सपीरियंस सो टू डू, ये बनता है करना क्या, देन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और कुछ भी किसी अलग लॉ के अंदर जो भी है दे रखा है जिस टाइम में फोर्स पे आया है उससे पहले का कुछ भी हो तो इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसके अंदर ही बात कर रहा है, इस सेक्शन के ऊपर बात कर रहा है और किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा है। द कोर्ट में जो कोर्ट जो है क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट, उससे किसी और पनिशमेंट के लिए सेंटेंस करने से पहले और उससे रिलीज करने से पहले प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट जो सेक्शन 4 के अंदर बताता है, उससे पहले उसे क्या करना है, कोर्ट को क्या करना चाहिए, रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। उससे पहले एक चेतावनी देकर, मतलब उसकी फर्स्ट अगर ऑफेंस था फर्स्ट टाइम उसने किया तो उसे चेतावनी देती आपको अगली बार ये नहीं, जैसे किसी ने चोरी कर दी है, लाइक उसने 1000 रुपीज
चोरी कर लिया है, तो अब उसको ऐसा नहीं है कि उसको जेल में डाल दिया कर, ये क्यों लाया गया ताकि उन्हें उन ऑफेंडर के साथ न डाला जो कि बहुत ही पहले से क्रिमिनल्स बड़े बड़े, तो उनके साथ उनको बचाने के लिए ये चीज़ लाई गई है। तो उसको पहले डांट फटकार लगा के वो चेतावनी देकर कि अगर अगली बार किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको पहले उसको कोई सेंटेंस देने से पहले या उसको गुड कंडक्ट पे छोड़ने से पहले आप उसे एडमोनिशन पे छोड़ दें। ठीक है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस से हिसाब से प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन, अगर कोई पर्सन जो ऑफेंस उसने किया उससे पहले भी कोई प्रीवियस कन्विक्शन उसके है, मतलब उसको कोई पनिशमेंट मिल चुकी है कुछ है, तो शेल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4, तो उसके अंदर इंक्लूड जो प्रीवियस ऑर्डर जो उसका कन्विक्शन का होगा उसके अंडर ना, या तो इस सेक्शन के अंदर या फिर सेक्शन 4 के अंदर उसका कोई होना चाहिए ऑर्डर जो होना चाहिए मिलना चाहिए। ठीक है, एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का जो केशव सीताराम साली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो आपके कमेंट्स में दे रखा होगा, 1983 का केस था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी अगर पेटी थेट, मतलब पेटी मतलब बहुत ही छोटी मोटी चोरी है, तो उसके अंदर हाई कोर्ट शुड हैव एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ आइदर सेक्शन 360 जो सीआरपीसी का है वो भी इसी बारे में बात करता है प्रोबेशन की, जैसे उसको जल्दी छोड़ देना होता है एडमोनिशन वगैरह पे छोड़ना, या फिर सेक्शन 3 और 4 जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का उसका बेनिफिट उनको देना चाहिए ऑफेंडर को। ठीक है, टू द अपेलेंट इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग अ सेंटेंस और फाइन ऑन हिम, ना कि उसके ऊपर फाइन वगैरह इम्पोज करने से पहले आप इसका सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट उसे दी। ठीक है, सेक्शन 4 पढ़ते हैं हम। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, अब कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, सर्टेन ऑफेंडर्स को ना प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, मतलब कि भाई उन्होंने अच्छा कंडक्ट किया है तो उसके बिहाफ पे भी उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो एडमोनिशन होता है, डांट फटकार के आपको उसको वहीं पे छोड़ दिया, पर सेकंड ये होता है कि आप उनके गुड कंडक्ट पे देखें कि हाँ उनका सही चल रहा है कंडक्ट, तो उसके हिसाब से आप उसे छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, अगर कोई भी पर्सन गिल्टी पाया जाता है, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो कि नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऐसा ऑफेंस करना चाहिए जो कि या तो उसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए, डेथ नहीं होनी चाहिए और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए, मतलब मर्डर वगैरह ऐसे जो होते हैं जिसकी डेथ होती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी ऑफेंस करता है एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, और जिस कोर्ट से वो पर्सन जो गिल्टी फाउंड होता है इज ऑफ ओपिनियन, वो इस ओपिनियन में होता है कि दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस के सर्कमस्टेंस देख करके इंक्लूड करता है, उसमें क्या देखता है, नेचर देखेगा ऑफेंस का, कैसा ऑफेंस किया उसने, और फिर कैरेक्टर देखेगा ऑफेंडर का। इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट, फिर उनको लगता है कि हाँ इसे गुड कंडक्ट पे हम छोड़ सकते हैं। देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और जो भी दूसरे नॉट विथस्टैंडिंग मतलब ये होता है कि इसके साथ हम रह रहे हैं, पर इसके अलावा कोई भी लॉ वगैरह कुछ बोलते हैं टाइमिंग फोर्स, वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चलेगा, पर इस सेक्शन के हिसाब से क्या करना चाहिए, कोर्ट क्या करना चाहिए, उसको गुड कंडक्ट में छोड़ सकता है। द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग एट वंस टू एनी पनिशमेंट, जो कोर्ट जो है उसको रिलीज करता है, कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग टू एट वंस टू एनी पनिशमेंट, कोर्ट उसे सेंटेंस करने से पहले क्या करता है, कोई भी पनिशमेंट देने से पहले क्या करना चाहिए, उसको डायरेक्ट करना दैट ही भी रिलीज, कि वो रिलीज हो सकता है किस पे, ऑन हिज एंट्री इनटू बॉन्ड, अगर वो बॉन्ड में एंटर करता है कोई बॉन्ड विद तो विदाउट श्योरिटी, बोले वो श्योरिटी के साथ करे बिना श्योरिटी के करे, अगर वो कोई बॉन्ड में आता है तो उसे हम छोड़ सकते हैं बिना कोई पनिशमेंट दिए। टू अपियर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड, और जो बॉन्ड बनाएंगे फिर उसके बाद में उसको अपियर होना है कोर्ट के सामने और रिसीव करनी है वो सेंटेंस जो भी कोर्ट देती है उन्हें, व्हेन कॉल अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड, उस पीरियड के जब उस पीरियड के अंदर आपको बुलाए तब आपको आना है, नॉट एक्सीडिंग, और जो पीरियड जो बॉन्ड का वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एज अ कोर्ट में डायरेक्ट, जो कोर्ट उसे डायरेक्ट करता है, एंड इन द मीन टाइम, और उस बीच टू कीप द पीस, और जो बॉन्ड होता है उसके बीच आपको शांति बनाए रखना है और आपका बिहेवियर जो है गुड बिहेवियर में रहना है। ठीक है, अब प्रोवाइडेड क्या बोलता है, दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर, और जो कोर्ट जो है उससे डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए उस ऑफेंडर को, अनलेस इट इज सेटिस्फाइड, जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए दैट द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है और उसका श्योरिटी, अगर कोई है श्योरिटी और बिना श्योरिटी के भी आप बॉन्ड में आ सकते हैं, अगर कोई ऑफेंडर और श्योरिटी है तो हैज अ फिक्स प्लेस ऑफ अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब जहां वो रहता है उसका एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि हाँ ये रहता है, पता होना चाहिए हाँ ये यहीं पे रहेगा वो, और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइजेज जुरिडिक्शन, जो और कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन जैसे कोई उसका जो भी व्यवसाय होगा वो वहाँ पे रेगुलर होना चाहिए जहाँ पे कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है जुरिडिक्शन। ठीक है, और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर्स इनटू द बॉन्ड, और ऐसी जगह जो ऑफेंडर जो है रहेगा उस बॉन्ड के पीरियड के हिसाब से, बता दे फिक्स हो कि भाई हाँ मैं 3 साल तक मैं यहीं रहूंगा, कोई भी सिटी हो उसके अंदर रहूंगा, तो उसका सब ये फिक्स हो तभी कोर्ट उसे छोड़े, ऐसा नहीं हो कि वो कहीं भाग जाए उस पीरियड के टाइम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर
क्लॉज 2 क्या बोलता है, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, कि कोई भी ऑर्डर बनाने से पहले क्या करेंगे, अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर कोई भी ऑर्डर बनाने से पहले द कोर्ट को क्या करना चाहिए, शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होगी उसको कंसिडर करना चाहिए, एक अगर कोई हो रिपोर्ट बनी हो ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, जो भी प्रोबेशन ऑफिसर उसको जिसको रखा जाएगा उसके लिए गुड कंडक्ट को देखने के लिए, तो उसकी वो रिपोर्ट बनाता है तो उस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, कंसर्न इन रिलेशन टू द केस के रिलेटेड, ठीक है। क्लॉज 3 क्या बोलता है, वेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर कोई ऑर्डर बनता है, इज मेड, जब बनाया है, द कोर्ट को क्या करना चाहिए, इफ इट्स ओपिनियन दैट, अगर उसका लगता है, कोर्ट को उचित लगता है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर के इंटरेस्ट में और पब्लिक के इंटरेस्ट में ये जरूरी है, इन एडिशन पास सुपरविजन ऑर्डर, तो उसके साथ में वो क्या कर सकता है, सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकता है। उसके अंदर वो क्या डायरेक्ट करेंगे, दैट द ऑफेंडर जो है शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन, जो ऑफेंडर है उसको सुपरविजन के रखना है, किसके अंडर में, प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर में, जिसका नाम उस ऑर्डर के अंदर दे दिया होगा, इसको दैट जो पर्सन है उसका नाम दे दे कि आप प्रोबेशन ऑफिसर है और आपको इस केस के अंदर रखना है, तो उसके सुपरविजन में कौन रहेगा, वो ऑफेंडर रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग सच पीरियड, वो पीरियड उस पीरियड के दौरान, और पीरियड का क्या होगा, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं होगा वो पीरियड, ठीक है। उसके अंदर आपको सुपरविजन में रहना है उस प्रोबेशन ऑफिसर के, एज में भी स्पेसिफाइड देयर, जो स्पेसिफाइड कर रखा है, एंड मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर, उस सुपरविजन ऑर्डर के अंदर इंपोज कर सकता है ऐसी कंडीशंस एज ए डीम नेसेसरी फॉर द ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर, और वो ऐसी कंडीशंस जो है वो इंपोज कर सकते हैं जो कि उस सुपरविजन ऑफेंडर के सुपरविजन के लिए जरूरी है, ठीक है। क्लॉज 4 क्या बोलता है, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर सुपरविजन ऑर्डर बनाता है कोर्ट, शैल रिक्वायर, तो क्या जरूरी है, द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है, बिफोर ही इज रिलीज, उस छूटने से पहले, रिलीज होने से पहले वो एंटर करे एक बॉन्ड में, चाहे श्योरिटी के साथ हो या बिना श्योरिटी के, वो एंटर करे एक बॉन्ड में, टू ऑब्जर्व द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर, वो ऑब्जर्व करे सारी कंडीशंस जो भी उस ऑर्डर में दे रखी सुपरविजन ऑर्डर के अंदर, वो आप सब देख लो, अच्छे से कंडीशंस को पढ़ लो, इन सच ऑर्डर एंड सच एडिशनल कंडीशंस, और जो एडिशनल कंडीशंस भी जो है किसके रेस्पेक्ट में, कि रेजिडेंस आपका जो भी आप रहोगे वो फिक्स बताएं, एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, और मतलब आप नशा पत्ता वगैरह वो सब नहीं होना चाहिए, और कोई एनी अदर मैटर एज द कोर्ट में, और कोई भी और मैटर जो कोर्ट लिखता है उसके अंदर सुपरवाइज करता है, उसका क्या बोलते हैं, ऑर्डर के अंदर लिखता है, ठीक है। हैविंग रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके हिसाब से, कंसिडर फिट टू इम्पोज, वो उनको सही लगता है, कंसिडर करते हैं कि हाँ ये जरूरी है, सही है, फॉर प्रिवेंटिंग अ रिपीटेशन ऑफ द सेम ऑफेंस, ताकि वो सेम ऑफेंस ना करे, और कमीशन ऑफ अदर ऑफेंसेस बाय द ऑफेंडर, और कोई दूसरा ऑफेंस जो है वो ऑफेंडर ना करे, ठीक है। क्लॉज 5 क्या बोलता है, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर, जो कोर्ट जो है सुपरविजन ऑर्डर बनाता है अंडर सबसेक्शन 3 के अंदर, शैल एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ऑफेंडर को टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर में क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस देगी, तो कोर्ट जो है एक्सप्लेन करे उस ऑफेंडर को, एंड शेयर फोर्थ विथ फर्निश, और क्या करे उसके साथ में एक कॉपी जो होती है सुपरविजन ऑर्डर की, टू ईच ऑफ द ऑफेंडर, जो भी ऑफेंडर है उसके अंदर केस के अंदर, उस सबको एक एक कॉपी दे उस ऑर्डर की, और श्योरिटीज है अगर तो उनको दे, और जो प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न है उनको वो कॉपी दे दे, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4 प्रोबेशन ऑफिसर के बता दिया, और ये पावर्स थी 3 और 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी मैं आपको पावर्स और पूरे सब सेक्शन जो है इसके अंदर एक्ट के अंदर मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कर सकते हैं, आपको और कोई सब्जेक्ट में या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, प्लीज़ शेयर करें, और आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि वर्ड टू वर्ड क्या बताना चाह रही हूँ मैं। और थैंक यू।